नमस्कार, बोलते हैं हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं अंकित राज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कल शाम आदेश दिया है कि कल शाम 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल वजूभाई वाला के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने येदियुरप्पा को 15 दिन की मोहलत दी थी। अब ये कल डिसाइड हो जाएगा कि 2 बार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले येदियुरप्पा की कुर्सी बच पाएगी या नहीं। अभी बिहार में भी इसी तर्ज पे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की भी वहाँ पे बात हुई थी, उसी तर्ज पे राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। तो बिहार में तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उस पर आएंगे, उससे पहले कर्नाटक को समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं। बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कल शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो क्या इससे ये पता चल जाता है कि राज्यपाल ने जो फैसला सुनाया था वो असंवैधानिक था? देखिए, आपको ये देखना कि येदियुरप्पा जी की सरकार बचती है या रहती है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए है कि प्रजातंत्र बचता है या रहता है। डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में सिर्फ ईवीएम या बैलेट पेपर का नाम नहीं है। संस्थाएं डेमोक्रेसी को चलाती हैं, महफूज रखती हैं। ऐसा पहली बार 70 साल में हुआ इस मुल्क में कि 4 माननीय जजों ने आके कहा कि लोकतंत्र खतरे में। हम तभी उतना नहीं समझ पाए, लेकिन आज आप देखिए जो गवर्नर साहब ने किया अपने विवेक के आधार पर। विवेक आसमान से नहीं टपकता है, विवेक नागपुर से नहीं मिलता है, विवेक अमित शाह जी और मोदी जी स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट से नहीं मिलता है। विवेक रवायतों से होता है, परंपराओं से होता है, हमारी सबसे होली बुक संविधान से होता है। उन सब का कत्लेआम हुआ था इस पूरी प्रक्रिया में। मुझे बेहद खुशी है कि इस अंधकार की गुफा में जो हम पूरा मुल्क सफर कर रहा है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रोशनी का थोड़ा सुराग मिला। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही अहम है कल जो नतीजे होंगे, क्योंकि एक तरफ 104 और दूसरी तरफ 116। न जाने कैसे कह रहे थे, कहां से आसमान से नए विधायक बना के फरिश्ते आएंगे। कहीं ना कहीं उसका तो आधार होना चाहिए ना। एंटी डिफेक्शन लॉ है, विप जारी होता है, अब सब चीज तोड़ मरोड़ देंगे क्योंकि मोदी जी अमित शाह स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट, जहां चुनाव जीतेगी वहां भी सरकार बनाएगी और जहां हारेगी वहां तो जरूर बनाएगी। क्या लगता है कल बीजेपी अब फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएगी? देखिए, मैं इस पे आकलन करूं ये उचित नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि विधायक एक तरफ 116 है और एक तरफ 104 है। ये 104 111 में कैसे तब्दील हो सकता है जब तक पोचिंग ना हो। और मैं परेशान विधायकों की पोचिंग से नहीं हूं, हमारी डेमोक्रेसी पोच हो रही है। धीरे धीरे डेमोक्रेसी पर ऐसे काले बादल आए हैं। और जब से ये मोदी जी और अमित शाह जी का हमारी राजनीति में आगाज हुआ है, माफ कीजिएगा मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संविधान को इतना मर्माहत और तार तार होते हुए हमने हाल के वर्षों में कभी नहीं देखा। कहाँ से आ रहा है वो पावर फिर कि येदियुरप्पा बोल रहे हैं कि 100% भरोसा है कि मैं कल विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाऊंगा। जावड़ेकर बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कि हम बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और कल हम बहुमत साबित करके और सरकार को बनाए रखेंगे। ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? ये विश्वास, इस विश्वास को सलाम करना पड़ेगा, इसके सामने नतमस्तक हो जाना पड़ेगा हमें। 2 विधायक के बाद ये राज्य में सरकार बनाते हैं, बिहार में बुरी तरह हार जाते हैं और सरकार में आ जाते हैं। मणिपुर में कहीं नहीं है, सरकार में आ गए। मेघालय में सरकार में आ गए। गोवा में इनके सारे मंत्री हार गए थे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ा उसी को दबाव बना करके उसके साथ सरकार बना ली। तो मैं समझता हूं इस पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि हर परिस्थिति में कोई भी मौसम हो ये सरकार बना सकती है, क्योंकि इनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये इनके गठबंधन सहयोगी हैं। इन संस्थाओं को ये जो स्क्रिप्ट पकड़ा दें अमित शाह जी, वो स्क्रिप्ट लेके ये संस्थाएं दौड़ जाती हैं, पकड़ लेंगी, किसी को गिरफ्तार कर लेंगी। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रजातंत्र था ना, जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी, वो निष्पक्ष प्रजातंत्र नहीं रहा। ये पक्ष तय करते हैं अमित शाह जी और मोदी जी। इसलिए इनका जो भरोसा है ना, विधायकों पर नहीं है, इनका भरोसा अमित शाह जी के मैनेजमेंट पे है। जहां जरूरत हो साम दाम दंड, खास करके जो आखिरी वाला 2 है, दाम और दंड, ये बहुत प्रबल है इनके हाथ में। तभी तो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अगर जीत गए तो मोदी लहर, नहीं तो फिर शाह की कहर। तेजस्वी यादव आज मिलने गए थे राज्यपाल से, क्या अपडेट है? देखिए, आपको इसको थोड़ी ऐतिहासिकता में समझना होगा। 27 जुलाई 2017 को जब घटनाक्रम हुआ, संघ मुक्त से अचानक नीतीश जी की अंतरात्मा ने संयुक्त होने की इच्छा प्रकट कर दी।
और उस इच्छा के पीछे कौन सी इच्छाएं बलवती हो रही थी नागपुर से, तो हम गवर्नर साहब के पास सबसे पहले अर्जी लेके पहुंचे। गवर्नर साहब हमसे नहीं मिले, उनका अपना विवेक है, विवेक पे काम करते हैं राज्यपाल लोग। फिर अचानक में हम धरने पे बैठ गए। जाहिर हम सबसे बड़ी पार्टी थे, बॉम्बई जजमेंट का भी जो डायरेक्शन है वो हमारे पक्ष में था। ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हम सिंगल लार्जेस्ट इलेक्ट्रल ब्लॉक थे, प्री इलेक्शन ब्लॉक, और उसके अलावा हमें समर्थन था। फ्लोर ऑफ द हाउस में फैसला होना चाहिए था कर्नाटका वाले तर्ज पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गवर्नर साहब दबाव के बाद हमसे 2:30 बजे रात में मिले। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों के साथ, विधायकों के साथ वहां था। गवर्नर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। हम उनके अतीत से वाकिफ थे। वो यूपी के स्पीकर रहे थे विधानसभा के, और उन्होंने बहुत ऐसे स्वर्णिम अध्याय जोड़े थे जिन्हें आज भी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि ऐसा स्पीकर नहीं होना चाहिए। बावजूद उसके हमें लगा कि अब पंच परमेश्वर हैं तो इनके अंदर वो अंतरात्मा होगी अच्छी वाली, नीतीश जी वाली नहीं, अच्छी वाली होगी, वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन सुना नहीं उन्होंने। जब अब कर्नाटका का फैसला आया तो बिहार की आवाम ने नेता प्रतिपक्ष से कहा, हजारों सैकड़ों लोगों ने कहा कि हमारा लूटा हुआ मैंडेट वापस दिलाओ। तो वो डकैती किया हुआ मैंडेट जो नागपुर की गोदी में बैठा हुआ था, उपेक्षित और वंचितों का मैंडेट, हम उसको लाने के लिए नए गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी के सामने हमने गुहार लगाई। तो मतलब अभी क्या बोल रहे हैं कि राज्यपाल का क्या कहना है कि वो अब मौका देंगे राजद को और गठबंधन को, महागठबंधन को, या नहीं? देखिए, हम तो राज्यपाल के विवेक पे छोड़ने का भी वक्त होता है तो उस विवेक पे, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार के जो गवर्नर साहब हैं उनका विवेक वजूभाई वाला के विवेक से भिन्न होगा, और वो आवाम की आवाज़ को, जो ज़मीन में मंथन चल रहा है उसको सुनेंगे, और उसके आधार पर जो आवाम का लूटा हुआ मैंडेट है, डकैती किया हुआ जो मैंडेट है, वो आवाम को वापस कर देंगे। हमारी दिलचस्पी सिर्फ उतने में है, और हमारा भरोसा है कि हम विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम लोकतंत्र के चीरहरण करने के मोदी जी और अमित शाह जी के प्रयास को विराम लगवाना चाहते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि राजद जैसे जैसे इस मामले को उठा रही है, सुशील कुमार मोदी कहने कि बेनामी संपत्ति में सत्ता खोने वाले लोग अपनी तुलना कर्नाटक चुनाव से क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो सुशील कुमार मोदी जी के साथ दिक्कत है, नीतीश जी ने अच्छी मानसिक आरोग्यशाला अपने टेनियर में नहीं बनवाई, अन्यथा मैं आग्रह करता कि उनको मानसिक आरोग्यशाला जाने की फौरी तौर पर जरूरत है। कभी कभी होता है ऐसा, आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर ये रोग प्रवेश कर जाता है। तो मैं अक्सर देखता हूं कि उनके मंत्रालय के बारे में आज तक उनसे मैंने कभी नहीं सुना। संभवतः वो वित्त मंत्री हैं और न जाने और कौन कौन से मंत्रालय उनके पास है, वन भी है उन्हीं के पास, लेकिन उनका महकमा जो निर्धारित है वो है लालू जी और उनका परिवार। तो वो मुंह खोलते हैं तो लालू जी के कारण, लालू जी के परिवार पर टिप्पणी करेंगे और वजूद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका भी विराम इस पर लगना जरूरी होगा। सीधी सी बात है, क्या आईने के सामने खड़े होकर के वो स्वीकार करेंगे कि बुरी तरह परास्त पार्टी नवंबर 2015 में 2017 के जुलाई के महीने में सरकार में आ जाने का कौन सा नैतिक आधार पा लेती है? क्या यह संभव था? मैं तो यहां तक कहता हूं, भाजपा के हम धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन क्या यह वाजपेयी जी और आडवाणी जी वाली भाजपा में संभव था? कतई नहीं। हाँ, संभव है ये जो चतुर्बनिया बोलने वाले लोग हैं गांधी जी को, अगर गांधी जी को चतुर्बनिया बोल रहे हैं तो इनके अंदर वो एलिमेंट है जो मैंने कहा कि साम दाम दंड से सरकार बनाओ। मीसा भारती लगातार पहले तो राजद के ट्विटर हैंडल से यह आया कि राज्यपाल को राज्यपाल सिर्फ कहना या फिर केंद्र का नुमाइंदा कहना राज्य में सही नहीं होगा क्योंकि अब वो दलाल बन चुके हैं। इस सब का इस्तेमाल हुआ राजद के ट्विटर हैंडल से। मीसा भारती ने कहा कि केंद्र जैसे ही सरकार केंद्र में बदलती है, हर जगह राज्यपालों को सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि उन्हें पूरे साल खिलाया पिलाया जाए और जब जरूरत पड़े तो संविधान की धज्जियां उड़वा ली जाए। देखिए, अगर हाल के दिनों के हम निर्णय देखें, गोवा का निर्णय देखें, मणिपुर, मेघालय, बिहार और अभी कर्नाटका, इसके अलावा क्या शब्द बनता है? हमने बचपन से पढ़ा था कि गवर्नर जो होता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पहले भी ऐसा, मैं नहीं कहूंगा कि पहले ऐसी गलतियां नहीं हुई, एक दो हुई, उस पर विरोध हुआ, लेकिन आज तो विरोध भी नहीं है। हमारे मीडिया के भी कुछ साथी ताली बजाने लगते हैं कि गवर्नर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। आज के सारे गवर्नर ये नागपुर और अमित शाह जी, मोदी जी स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट के एक्चुअली फ्लैग बेयरर हैं, झंडा उठा के चल रहे हैं। उस प्रक्रिया में मेरा तिरंगा शर्मसार हो रहा है, मेरा संविधान लहूलुहान हो रहा है। परेशानी उस बात से। मीसा भारती कह रही हैं, ट्विटर पे ही उन्होंने अपने लिखा
कि जहां पे भाजपा प्रवक्ता कमजोर पड़ रहे हैं वहां पे न्यूज़ चैनल में पहले से एंकर के रूप में एक बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि बीजेपी का कुछ ज़्यादा आजकल वर्चस्व बढ़ गया है मीडिया में? मैं मानता हूं कि ये प्रक्रियाएं ऐसी हो गई हैं अब कि अब इस पर सवाल भी नहीं खड़ा होता है। एंकर ने भी मान लिया है कि वो भाजपा का, कई एंकर, उसमें अपवाद बहुत हैं। अगर अपवाद ना होते तब तक तो हम पूरे काले बादलों के बीच में छिप गए होते। अपवाद हैं, लेकिन वो अपवाद गिने चुने हैं 2-4 टेलीविजन चैनल्स में। लेकिन आम तौर पर एंकर को न जाने कौन सा भय है, कौन सा लालच है, टेलीविजन चैनल न जाने कौन से दहशत में, कौन सी लालच में जी रहे हैं कि एक एंकर को मैंने देखा कि कांग्रेस जब जेडीएस को सपोर्ट कर रही है तो उसको जुगाड़ तंत्र कह रहे हैं। कमाल है साहब, ऐसा तो आपने गोवा में नहीं बोला था। कम से कम कांग्रेस और जेडीएस में तो कुछ बातों में समानता है। आपका तो जिनसे बिल्कुल विपरीत संबंध था आप उनको जुगाड़ कर लेते हो। मैं त्रिपुरा की बात करूं, मैं गोवा में जो इनके खिलाफ लड़े, जो पार्टी जिसके 4 विधायक थे, इनके खिलाफ एजेंडा लेके लड़े, आपने उनको साम दाम दंड, खास करके दाम और दंड से आपने अपने साथ ले लिया। तो जाहिर तौर पर एक ऐसे दौर में मीडिया से अपेक्षा थी वो सच बोलेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रोफेशन है, कम से कम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम के आधार पर, लेकिन है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अच्छा, तो क्या जिस तरीके से अभी हमने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में जिस तरीके से हर तरह की कोशिश की गई, एक मौका था 2014 में बीजेपी जीत के आती है, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, 17-18 तक वो दौर आ जाता है कि विधायक खरीद के शपथ लेने पड़ते हैं। क्या लगता है 19 के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव की? देखिए, मैं इसमें यशवंत सिन्हा की एक बात को कोट करूंगा। कल मैं उनके साथ धरने पे था अपनी पार्टी की ओर से, एक नागरिक के रूप में भी। उन्होंने कहा कि ये 2019 का रिहर्सल कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा ढलान पे है, विपक्ष की एकता बन रही है और जबरदस्त बन रही है, कार्यक्रम के आधार पर बन रही है, जिंदा दस्तावेज के आधार पर बन रही है। तो उससे बीजेपी तो मुंह की खाएगी, यह स्पष्ट है। हमें डर है इस बात का कि जो इन्होंने कर्नाटका में किया, क्या ये 2019 में भी करेंगे? और वो डर मेरा, ऐसा मत कहिए, अतिरेक का डर है। वो डर मैं देख रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव आखिरी चुनाव हो जाए इस मुल्क का। क्योंकि एक तानाशाह में जो प्रवृत्तियां होती हैं कि मनसा वाचा कर्मना, जो मैं चाहूं वही हो, इनको अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। ये वैसे लोग हैं, मैं मेरा मुझको में 24 घंटे रहते हैं। ये पंडित नेहरू के बारे में झूठ बोल दें, करियप्पा और थिमैया वाले मामले में, और अपॉलॉजी तक नहीं देंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे। ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कह दें कि षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे खिलाफ, एक अपॉलॉजी नहीं देंगे। तो ये एक ऐसे लोग हैं और इनके साथ एक मीडिया का तंत्र है। डर हमें इस बात का है कि 2019 में कहीं मैंडेट की डकैती की इसी तरह की कोशिश ना हो। मैंडेट की डकैती का अगर डर है विपक्ष को, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी भी तो होनी चाहिए अगर इस चीज को लूटने से बचाना है। अगर लग रहा है विपक्ष को कि यकीन मानिए कि जो ट्रैक्शन शुरू हुआ है कर्नाटका से, अब ये रुकेगा नहीं। विपक्ष ने भी ये चीज समझ ली है कि लड़ाई, एक तो कानूनी लड़ाई का अपना एक उसकी सीमितता है। आपको आवाम के बीच में सड़कों पे उतरना होगा, चक्का जाम करना होगा। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये हमारे मुल्क को जर्मनी बनाना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। चाहे वो दलित का मामला आप देखिए, अल्पसंख्यक का मामला देखिए, पिछड़े वर्गों के हाशिएकरण का मामला देखिए, विश्वविद्यालयों की हालत देखिए, हर विश्वविद्यालय से ये लड़ रहे हैं। तो अगर आप पूरा देखें 24 घंटे 7 दिन इनके कार्यशैली, इनकी प्राथमिकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मानक, तो आपको स्पष्ट तौर पर लगता है कि विपक्ष को वो मैसेज मिल गया जो आवाम दे रही थी। और आप देखते जाइए आने वाले दिनों में एक ऐसा प्रचंड रूप ये धारण करेगा ना कि इनके पास कितनों अरबों की संपत्ति हो, संसाधन हो, साम दाम दंड हो, दाम और दंड खास तौर पर, वो सब कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि आवाम जब जागती है ना तो अच्छों को जमींदोज कर देती है, सुला देती है। धन्यवाद सर। दाम कहाँ से आ रहा सर दाम कहाँ से आ रहा था इनके पास? दंड तो सर ठीक है, ईडी और ये है सर, दाम चलिए सर, दाम का देखिए, दाम की इनकी कोई कमी नहीं। अब जाहिर है कि नीरव मोदी इसी दौर में हुए, बैंक का हजारों करोड़ लूट के गए। ऐसे ही तो कोई लूट के नहीं चला जाता। विजय माल्या ऐसे ही लूट के नहीं चले गए। और इनके खुद के जो अध्यक्ष जी हैं, इनके पुत्र की इनकम में जो बेतहाशा वृद्धि का हमने सुना है और जो साक्ष्य देखे हैं, तो उसके बाद लगता है कि दाम की इनको कोई कमी नहीं है। ये इनकी पूरी कोशिश होगी। अभी तो लाल किला बेचा है ना, ये संसद भी बेचेंगे। ये उस तरह के लोग हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में बीजेपी की कमाई थी 1300 करोड़। कुल मिला के 81% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई थी सर, और उसमें से इन लोगों ने बीजेपी ने 710 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए।
तो सर 100 करोड़ रुपए एक विधायक को खरीदने के लिए बिल्कुल दाम कहाँ से आ रहा है? मैं तो ये भी मानता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट में जो सार्वजनिक आंकड़े हैं उसके आधार पर रिपोर्ट है। अब सार्वजनिक पर अगर 81% की वृद्धि है तो जो सार्वजनिक नहीं है, और ये कमाल के लोग हैं, इनकी सारी चीजें सार्वजनिक नहीं होती हैं। इनकी आप भाजपा की ऑफिस देखिए, इनकी दिल्ली वाली जो नई बनी है, 5 स्टार 7 स्टार होटल को मात करता है। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ऊपर से हाथ हिलाते हुए ये प्रधानमंत्री बिल्कुल से बिल्कुल। और वो अलग अलग जिलों में जो इनके मुख्यालय बन रहे हैं, आप जाके देखिए, अलग अलग जिलों में जो इन्होंने जमीन खरीदी, और ठीक डीमोनेटाइजेशन से पहले, ये अनायास नहीं हुआ है। इसके पीछे एक पैटर्न है, लूट तंत्र का एक नायाब नमूना है, जिस नमूने के मास्टर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता हैं। तो मैं समझता हूं कि आज हमारी डेमोक्रेसी दो चीजों से खौफ के साए में जी रही है। एक है अकूत पैसा, पूंजी, और दूसरा है डर। और वो डर कहां से दिखाया जा रहा है? तो अनुसंधान की एजेंसियां। एक ये डर का अगर सवाल है तो एक सवाल दिमाग में उठ रहा है बार बार कि रोजगार नहीं है, शिक्षण संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जीएसटी, नोटबंदी, किसानों की आत्महत्या, बावजूद इसके जमीन पे वो कौन सी चीज है? क्या वो धर्म है? क्या वो संप्रदाय है? क्या मजहब और जातियों के बीच में बांटना है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे एकदम कैप्चर कर ले रहे हैं? वो वोट इनके पास से हिल नहीं रहा है। नहीं, थोड़ा हमें इतिहास जानना होगा। मैं थोड़ा आपको 30s के जर्मनी में ले जाना चाहता हूँ। 30s के जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल था, महंगाई आसमान छू रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, मजदूर परेशान हाल थे, किसानों की वही हालत थी। मामला नहीं बन रहा था, क्योंकि एक ऐसा दौर आ गया था कि लोगों को लगता था कि सारी समस्या की जड़ यहूदी है। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। दलित, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ये सारा जो मामला है ना, जिसमें मीडिया शरीके गुनाह है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग शरीके गुनाह है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ताजमहल पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ताजमहल के आसपास के रहने वाली झुग्गियों में लोगों की जिंदगी कैसे बसर हो रही है। हमारे रोहित वेमुला पे चर्चा नहीं हो रही है, हमारे ऊना और सहारनपुर पे चर्चा नहीं हो रही है, चंद्रशेखर भीमार्वी का रासुका के अंदर बंद करके रखा गया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, चर्चा प्रतिदिन शाम में कुछ तिलक वाले, कुछ दाढ़ी वाले, न जाने अनाम लोग बिठा दिए जाते हैं, और लगता है कि वही सब कुछ इस मुल्क की तरक्की के रास्ते खोल देंगे। और प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को मजा आ रहा है, क्योंकि रोजगार पे बात होगी तो सिफर है, शिक्षा पे बात होगी तो सिफर है, स्वास्थ्य पे बात होगी सिफर है। मैंने तो खुद संसद में देखा है, संसद में चर्चा ना हो तो पूरा का पूरा ये पिछला सेशन वॉश आउट करवाया गया डेलिबरेटली, क्योंकि उनके पास नीरव मोदी, किसानों की आत्महत्या, दलित उत्पीड़न से लेकर तमाम मसलों पर कोई जवाब नहीं था। हाँ, एक जवाब जरूर था कि मीडिया के एक बड़े वर्ग की मदद से कैसे पूरा का पूरा नैरेटिव हिंदू मुसलमान में बदल दिया जाए। बीजेपी के